नमस्कार। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और ऐतिहासिक विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। अक्सर ये सवाल उठता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच जो ऐतिहासिक महासंग्राम हुआ, वो असल में कब हुआ और उसकी रणनीतियां क्या-क्या थीं। तो आज का ये विस्तृत विश्लेषण बिल्कुल एक डॉक्यूमेंट्री की गहराई के साथ इसी बात का सटीक उत्तर देगा। चलिए, इस ऐतिहासिक महासंग्राम के ब्लूप्रिंट को मिलकर समझते हैं। जिस सोर्स मटेरियल पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। इसमें लिखा है, छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच हुए संघर्ष का एक व्यापक और विस्तृत विवरण तैयार करें, जिसमें उनकी रणनीतियों, पुरंदर की संधि और आगरा की घटना जैसी प्रमुख लड़ाइयों और दूरगामी परिणामों को शामिल किया जाए, और साथ ही दोनों दृष्टिकोणों और तत्कालीन परिस्थितियों को प्रमुखता दी जाए। यानी हमें किसी एक पक्ष की नहीं, बल्कि पूरे परिदृश्य की निष्पक्ष बात करनी है। तो आज की इस प्रस्तुति की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम मुख्य ऐतिहासिक संघर्ष को समझेंगे, फिर सैन्य रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे, इसके बाद पुरंदर की संधि और फिर आगरा की घटना पर चर्चा होगी। अंत में दोनों दृष्टिकोणों को परखते हुए हम इसके दूरगामी परिणामों पर नजर डालेंगे। आइए, खंड 1 से शुरुआत करते हैं। मुख्य ऐतिहासिक संघर्ष यानी इस महासंग्राम की रूपरेखा। अब देखिए, जमीनी स्तर से इस महासंग्राम का एक व्यापक विवरण तैयार करना नितांत आवश्यक है। केवल सतही तथ्यों या कुछ तारीखों को याद कर लेने से इस युग की विशालता को बिल्कुल नहीं समझा जा सकता। इसके लिए हमें उन कारणों और जटिलताओं की गहराई में जाना होगा जिन्होंने इस विशाल टकराव की नींव रखी थी। तभी असल तस्वीर सामने आएगी। आगे बढ़ते हैं खंड 2 की ओर, जो है सैन्य रणनीतियों का विश्लेषण, रणनीतियां और प्रमुख युद्ध। सामरिक दृष्टिकोण को समझने के लिए दोनों तरफ की अलग-अलग नेतृत्व रणनीतियों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। जरा सोचिए, एक तरफ एक बहुत बड़ी और पारंपरिक सैन्य ताकत थी, वहीं दूसरी ओर असाधारण और चतुर युद्ध नीतियां थीं। जब तक हम प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयों की प्रगति और उस समय की समकालीन परिस्थितियों को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा ऐतिहासिक दृष्टिकोण संतुलित नहीं हो सकता, है ना? अब आता है खंड 3, पुरंदर की संधि। ये इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक मील का पत्थर है। अगर हम घटनाओं के क्रम को एक टाइमलाइन के जरिए देखें, तो चीजें काफी साफ हो जाती हैं। काल 1 की जो शुरुआती रणनीतियां थीं, वो अनिवार्य रूप से हमें काल 2 की ओर ले गई, जहां पुरंदर की संधि के जरिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक बदलाव आया। और दिलचस्प बात यह है कि इसी संधि ने काल 3 यानी आगरा की ऐतिहासिक घटना के लिए मंच तैयार किया, जिसने आगे चलकर काल 4 के दूरगामी परिणामों को जन्म दिया। यहीं से हम पहुंचते हैं खंड 4 पर, आगरा की घटना। ये वाकई एक बहुत ही नाटकीय मोड़ था। इस तेजी से बदलते घटनाक्रम को समझने के लिए हमें कुछ चरणों से गुजरना होगा। चरण 1 में हमें पुरंदर की संधि के परिणामों को संदर्भ में रखना होगा। जब हम ऐसा करते हैं, तभी चरण 2 स्पष्ट होता है, यानी वो बढ़ते तनाव जो अंततः आगरा की घटना में बदल गए। और फिर चरण 3 हमें इस घटना के तुरंत बाद हुए ऐतिहासिक प्रभाव के विश्लेषण की ओर ले जाता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए, अब खंड 5 की बात करते हैं। दोनों दृष्टिकोणों का परीक्षण, एक संतुलित ऐतिहासिक दृष्टिकोण। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, एक संतुलित विवरण के लिए दोनों पक्षों को निष्पक्ष होकर समझना होगा। एक ओर स्वराज्य की स्थापना और अपनी भूमि की स्वतंत्रता का दृढ़ संकल्प था। वहीं दूसरी ओर एक विशाल साम्राज्य का विस्तार करने और केंद्रीकृत सत्ता बनाए रखने की महत्वाकांक्षा थी। एक सच्चा और निष्पक्ष विश्लेषण इन दोनों दृष्टिकोणों को बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल आमने सामने रखता है। लेकिन इन दृष्टिकोणों को हम समझेंगे कैसे? इसकी कुंजी है समकालीन परिस्थितियां। ये उस दौर का विशिष्ट राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य वातावरण था जिसने दोनों नेताओं के फैसलों को आकार दिया। किसी भी ऐतिहासिक फैसले को आज के चश्मे से नहीं, बल्कि हमेशा उसी ऐतिहासिक वातावरण के संदर्भ में परखा जाना चाहिए। तभी बात गहराई से समझ में आती है। और अब हमारा अंतिम भाग, खंड 6, दूरगामी परिणाम, दीर्घकालिक प्रभाव। अंततः इस पूरे ऐतिहासिक प्रभाव को हम 3 मुख्य बातों पर टिका हुआ देख सकते हैं। पहला, पुरंदर की संधि का दीर्घकालिक प्रभाव। दूसरा, आगरा की घटना के वे परिणाम जो लंबे समय तक महसूस किए गए। और तीसरा, इन 2 अलग अलग दृष्टिकोणों की समग्र ऐतिहासिक विरासत।
इन सभी तत्वों ने मिलकर भविष्य की राजनीतिक सीमाओं और सत्ता के उन समीकरणों का ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास रच दिया। तो अंत में ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। इन दूरगामी परिणामों का आज ऐतिहासिक वजन क्या है? वे रणनीतियां, वे संधियां और वे नाटकीय घटनाएं आज भी हमारी ऐतिहासिक समझ को कैसे प्रभावित करती हैं? सोचने वाली बात है ना? इस दिलचस्प ऐतिहासिक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इतिहास के पन्नों को पलटते रहिए और सीखते रहिए।